और ये WI2 वेट और ये भी WI2 था और आई थिंक मैंने इसमें के ही आपको दे रखा था ना। करंट इधर जा रही है लेकिन करंट पर यूनिट वेट मेरी समझ में आता है जब तक आपको मेरी समझ में नहीं आएगा चीज़ों को तब तक कोई सेंस नहीं है। सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा अनकम आपको खुद से लिखनी आनी चाहिए। जब मैंने बात की थी करंट पर यूनिट वेट तो उसका अपन ने यूज भी किया था। ऐसी सिचुएशन है आप समझिएगा विजुअलाइज कीजिए। सिंपल सी बात है आपको लिखनी किसकी आती है सीधे वायर की लिखनी आती है डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता है। तो ये सी पे आपकी ऐसे सी है फाइनाइट इधर भी अंदर जा रही है इधर लेकिन ये बिट जो फाइनाइट और पॉइंट यहां पर है। अगर आप मान लीजिए इधर से देखते तो आपको क्या लगता है करंट अंदर दूसरी करंट इधर दूसरी अंदर की तरफ तो आपने अपनी आंखें लगाई यहां पर आंखें लगाई तो उसको आपने कोशिश किया कि आंखें जब आप ऐसे लगाओगे आप विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि आपको करंट अंदर जाती हुई दिखेगी और पॉइंट यहाँ ऊपर दिखेगा। तो इसका मैं साइड व्यू यहाँ पर बना रहा हूँ और ये आपकी इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ने वाले हैं साइड व्यू तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करंट अंदर जा रही है ना और पॉइंट आपका P यहाँ पर है और ये दूरी आपकी A है और यही दूरी आपकी W है। क्या तक विजुअलाइज हो पा रहा है? जिन्होंने क्लास हुई है वो भी क्लास में ध्यान दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी बैकग्राउंड बचेगा। एक दो फॉर्मूले हैं उसको बता दिया मैंने इनफाइनाइट करंट कैरी वायर की वजह से कितनी मैग्नीट्यूड आती है V नॉट I अपॉन 2 पाई r सेमी इनफाइनाइट की वजह से V नॉट I अपॉन 4 पाई r और जब थीटा और थीटा 2 की जरूरत पड़े तो V नॉट I अपॉन 4 पाई r डॉट ब्रैकेट में sin थीटा प्लस sin थीटा। और कैसे क्या क्लियर करना आपने अच्छे से अच्छा करके मैं बार-बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि पिछले बस कहीं पाए। तो आपके माइंड में क्या आ रहा है? एक माइंड में आ रहा होगा कि मैं कहीं से किसी जगह पे रेफरेंस पॉइंट लूं वहां पर जाकर dx मोटाई का एक इनफाइनाइट वायर कंसीडर कर लूं क्योंकि इस शीट को क्या मैं ऐसे बहुत सारे वायर से मिलकर बना सकता हूं। अरे बहुत सारे जो यहां पर भी इनफाइनाइट वायर है बीच में क्या ऐसे बहुत सारे वायर है बेटा और ये वायर की वजह से अगर मुझे नेट वैल्यू लिखनी होती तो सभी की वजह से इंडिविजुअली लिखूंगा और उनका क्या करूंगा वेक्टर क्या करूंगा वेक्टर। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने कहा मैं इधर भी x दूरी पर गया और dx थिकनेस का एक वायर लिया dx थिकनेस का एक वायर लिया और इधर भी बेटा मैं सिमेट्रिकली x दूरी पर गया और इधर भी dx थिकनेस का एक वायर लिया। क्या बात खत्म हो रही है? अब हमारे पास ध्यान सुनिएगा हमारे पास ये पॉइंट है P बातें मत करो सुनो सिर्फ इसमें करंट लेट जा रही है DI और इधर भी बेटा करंट जा रही है आपकी DN। ये वायर किधर जा रहे हैं अंदर की तरफ और उसमें करंट किधर जा रही है अंदर की तरफ। क्या ये करंट कैरिंग सिस्टम है क्या वो इनफाइनाइट वायर है? अच्छा तो अब ये दूरी आपको पता है बेटा x है और ये दूरी आपको पता है AB। तो इस वाले वायर की वजह से इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक किधर आती है करंट की दिशा में हम उंगलियां उधर 90 डिग्री मोड़ते। क्या आपको दिख रहा होगा ये येलो वाली लाइन की परपेंडिकुलर मैग्नेटिक आएगी dB छोटी छोटी लिखने का तरीका होता है ठीक है। दूसरी वाली वायर की वजह से कलर चेंज करता हूं। दूसरी वाली वायर की वजह से पॉइंट और वायर के परपेंडिकुलर विजुअलाइज कीजिए ये आपका वायर ये पॉइंट की परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये लाइन जो रेड वाली है वो स्ट्रेट में है और वायर प्लेन के परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब r वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आता था dl वेक्टर के भी परपेंडिकुलर आता था मैग्नेटिक। याद है ना आपको v नॉट अपॉन 4 पाई i ब्रैकेट में dl वेक्टर क्रॉस v वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर का होल क्यूब। तो हमें एकदम रटे होने चाहिए। डेरिवेशन कर लिया वो एक अलग पार्ट है बट रिजल्ट भी हमें याद होने चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इस वाले वायर की मैग्नेटिक जो आएगी करंट की दिशा में हम उंगलियां पॉइंट की तरफ 90 डिग्री मोड़ के जा रही है। अब 90 डिग्री मुझे समझ में नहीं आ रहा है दिख रहा है ना इस हाथ के परपेंडिकुलर एक दिशा होगी दूसरा क्या है
एट भी परपेंडिकुलर होगी। तो मैं ये वाली मैग्नीट्यूड बेटा कंफर्म इधर आई होगी डीवी। क्या मैग्नीट्यूड वाइज मैं बोल सकता हूँ सब कुछ सिमेट्रिक है, तो जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा इसकी पॉइंट उतना ही इस वायर का भी होगा, तो मैंने नंबर सेम यूज कर लिया। अरे कितना ना हो उसकी पूरा रिपोर्टिव। अरे समझे क्या? अब ध्यान से देखिए, ये आपका एंगल है थीटा है, तो सिमेट्री से ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहीं पर अगर आपको कुछ नहीं दिखता है तो आप डॉट डॉट करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन भी खींचा करो। ये हमने लाइन खींची वर्टिकल और ये लाइन हमने खींची हॉरिजॉन्टल। आपको पता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 90 पर होते हैं। अब ध्यान से ये पीला वाला और डीवी वेक्टर 90 पे थे, और 90 पे थे कि नहीं थे? दिख रहा है आपको? तो ये कितना हुआ एंगल आपका? ये टोटल एंगल कितना हुआ? 2 थीटा। तो ये बचा कितना हुआ? 90 माइनस, तो ये कितना हुआ? 2 थीटा। एक बार चेक कर लेना सब सही जा रहा है क्या? तो ये एंगल भी कंफर्म है कितना होगा? 2 थीटा। कैसे सर मुझे ये दिखा? तो मैंने कहा बेटा ये जो रेड वाला लाइन है उसके परपेंडिकुलर ये है कि नहीं? तो ये आपका 90 माइनस 2 थीटा है, ये 2 थीटा है। अरे बोलो यार गड़बड़ है, एंगल गड़बड़ है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी, ये वाली लाइन की जो है ना, कौन सी वाली लाइन है? ये पॉइंट और वायर को परपेंडिकुलर वाला वो वाली लाइन। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। दूसरा फोटो में बना दे रहा हूं, ये दूसरी वाली लाइन थी, इसकी जो मैग्नेटिक लाइन उस लाइन पे परपेंडिकुलर आएगी। तो पहले एंगल भी बनाई दो सही से, फोटो बहुत जरूरी है। दिख रहा है आपको? ये वाली इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी डीवी, और ये एंगल आपका टोटल कितना है? 90। या ये एंगल टोटल कितना है? 90। अब मैंने क्या किया? एक डॉट डॉट करके एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच ली। अब आपकी मर्जी, आप किसको कौन सा एंगल बोलना चाह रहे हो? ये थीटा है, ये वाली लाइन का वर्टिकल लाइन से थीटा है, तो ये बेटा एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। क्योंकि आपको जो मैंने बार-बार जोड़ दिया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम क्यों करते हैं या आपको आता है, बट क्यों करते हैं हमें कब समझना आएगा? हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए करते हैं। मैंने कल एग्जांपल देकर समझाया भी था कि मल्टीपल वेक्टर्स हैं या गंदे वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एक गंदा सा है तो फॉर्मूले से नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करते हैं? उनको किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर दिशाओं में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, दो परपेंडिकुलर दिशाओं में ब्रेक करेंगे, फिर हमें दो वेक्टर मिल जाएंगे हर दिशाओं में। दो से फीड करना आता है। इन दो का रिजल्टेंट इनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सम होगा, दिशा भी इधर होगी। इनका जितने भी इधर होते ऐड हो जाते, जितने इधर होते ऐड हो जाते, जितने इधर होते ऐड हो जाते। अब इनके बीच में एंगल 180, ये माइनस थीटा है, इनके बीच में भी 180। क्या दो बचे? अब दो का निकालना है, बस इसलिए करना। अब आपको दिख रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये एंगल आपने बोला कितना है बेटा? थीटा। ये वाली लाइन का एंगल वर्टिकल से कितना है? थीटा। सही है? तो ये वाला है, हाँ यार वो लाइन गायब हो जा रही है। ये वाला ये टोटल एंगल आपका कितना है? 90। और ये आपका, क्योंकि इस वाले वेक्टर से एंगल मत देखना, क्योंकि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के बीच में मुझे एंगल नहीं पता है, 90 का नहीं है। ये dv और ये dv 90 का नहीं है। मुझे जो एंगल पता है वो मैं फिर से इसका अलग से फोटो बनाऊंगा। ये वाला एंगल आपको चाहिए यहाँ से, और आपने ये वाला एंगल माना है कितना बेटा? थीटा। और ये एंगल आपका कितना है? 90। टोटल ये 90 है, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? अभी देखा गया? तो इसका मतलब ये कंफर्म ये एंगल कितना होने वाला है? कोई दिक्कत क्या आता है? अब ध्यान सुनो, पहली बात तो समझो, जितने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारे dx लंबाई के वायर होते हैं, इधर से भी बहुत सारे होते हैं। क्या उनकी सबकी मैग्नेटिक फील्ड जो जैसे भी आती है, क्या उनके कंपोनेंट्स आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करते? ये वाले दो से दिखा dv क्या है? dv cos थीटा, dv sin थीटा, इसका भी dv cos थीटा, dv sin थीटा। क्या सिमेट्री से दिख रहा है कि दो पेयर बने? क्या ऐसी बार-बार पेयर बनेंगे तो उनके वर्टिकल वाले क्या हो जाएंगे?
क्या जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है इंटीग्रल 2 dB cos थीटा, 2 dB cos थीटा। कोई समस्या? पूछो बेटा, डाउट यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ऑब्वियसली अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, बड़ा तो सोचना पड़ेगा। और तो तुम्हें दिक्कत इसलिए आ रही है कि तुमने बचपन में प्रैक्टिस नहीं की एलिमेंट्स लेने की और वो सोचा नहीं। बट ऐसा नहीं कि अगर तुम क्लास में भी ध्यान दोगे तो अभी भी अभी ये चीज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर मुझे इतना फाइट नहीं करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड थी या फोर्स था, अगर भी तो आपने एलिमेंट सीखे थे। और सेम एलिमेंट लेना आपने सीखा होगा सेंट्रो मास में, सेम एलिमेंट लेना सीखा होगा आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन। क्योंकि मैं ये सारे एलिमेंट लेना सिखा देता हूँ बेसिक में, जहाँ पर मैं बात कर रहा होता हूँ कि इंटीग्रेशन पढ़ क्यों रहे हैं। आपने सिर्फ पढ़ा है, पढ़ क्यों रहे हैं, कभी जवाब खोजने की कोशिश नहीं की और इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़कर आपको आंसर नहीं मिल पाता है कि हमारी समझ से कहाँ पर जा रही है। तो अभी ध्यान देते हुए कोशिश करो और घर पे जाकर विजुअलाइज किया करो, खुद से सोचने की कोशिश किया और एक ही चीजें सीखकर फिर रिलेट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि मैथ्स कॉमन रहने वाली है। जो आज हम बी वेक्टर के लिए बात कर रहे हैं वो ई वेक्टर के लिए बात करके आ चुके हैं हम। तो यार एक अलग फॉर्मूला था, बी का अलग फॉर्मूला है, बट मैथ्स क्या है सेम। क्या आपको समझ, मेरे साथ डीबी तो आपने लिखा ही नहीं, तो मैंने डीबी है क्या बेटा आपका? क्या आपको पता है डीबी जो है वो इनफाइनाइट वायर की वजह से नेगेटिव फील्ड है, तो वो कितना होगा v0 अपॉन 4 पाई। अब जब पूरा कर लो तो v0 अपॉन 2 पाई i, इसमें मैंने कितनी मानी थी आपने di अपॉन परपेंडिकुलर दूरी क्या ये वाला है, ये दूरी x है, ये दूरी a है, तो ये दूरी कितनी होगी रूट ओवर a स्क्वायर प्लस। आप जब एक एक स्टेप लिखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखने की जरूरत है। मैंने dp लिख दिया, मुझे लगा कि मुझे फॉर्मूला है, मुझे पता है v0 अपॉन 2 पाई di अपॉन क्या परपेंडिकुलर दूरी, ये परपेंडिकुलर दूरी तो है यार, मैंने आपको दिखाया था कि ये वायर है और एक पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी होगी, पर ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि वायर स्ट्रेट की क्या है परपेंडिकुलर। तो बताइए दूरी कितनी है बेटा रूट ओवर, सर हमें vi को दिया ही नहीं है, तो मैंने कहा आपको कुछ और दिया होगा, क्या दिया है उस w चौड़ाई में एक करंट होती है k थी, इसका 1 यूनिट चौड़ाई में करंट कितनी है k, तो dx चौड़ाई में कितनी होगी k dx। बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगा जवाब सुनकर। तो ये क्या है आपका k dx, तो ये dv का मैग्नीट्यूड आ गया v0 अपॉन 2 पाई k dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या ये वैल्यू याद आ रहा है? तो 2 बाहर आ जाएगा, dv का मैग्नीट्यूड बताइए आप लोग देखकर, कचरा वाले का बाहर निकाल लेंगे आप, ये दो एक यहाँ पर है, दो अपन में आएगा dv के, उड़ा दूं क्या, तो v0 अपॉन पाई k भी बाहर आ जाएगा dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस सर cos थीटा, क्योंकि थीटा तो वेरिएबल हमारा, क्योंकि इस वायर के लिए इस वाले वायर के लिए थीटा था, अगला वायर होगा तो उससे अलग होगा, वो भी तो वेरिएबल है। क्या उसी फोटो में मुझे cos थीटा भी मिल जाएगा, क्या वो होगा आपका a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस अरे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए 90 परपेंडिकुलर हुआ, तो ये क्या हुआ बेस 90 साइड बन रहा है ना, ठीक है। क्या आया आपका बात v0 अपॉन 4 पाई a भी बाहर आ गया, अरे बोलो dx अपॉन a स्क्वायर प्लस, क्या ये वाला इंटीग्रेशन सीखा है आपने वेरिएबल चेंज वाला, ये इंटीग्रेशन सीखा है क्या आपने dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्लेस करते हैं। होमवर्क है तुम्हारा, ये होमवर्क है कि ये वाला इंटीग्रेशन पढ़कर आना, कहीं से भी पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। ये इंटीग्रेशन सीखे आपने, जैसे ये आपको दे दिया जाए मैं बता देता हूँ, dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस टाइप में पढ़ेंगे आपने। हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो एक होता है नॉर्मल फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करते हैं।
तो यहाँ पे मैं x को क्या मान लूं, x को क्या मान लूं, x को क्या मान लूं जो हमें ऊपर मिल जाए। cos थीटा से क्या मिलेगा, a cos थीटा से क्या मिलेगा 1 माइनस cos square थीटा, तो sin थीटा आएगा। तुमने जो बोला मैं उतना ही तुमने बोला x को क्या मान लूं, लेकिन ध्यान में ये भी रखना होता है, अगर आपको जनरलाइज पता हो इंटीग्रेशन का f of gx g of prime x into dx, मतलब फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर कोई मतलब एक फंक्शन जिसको आप एज्यूम करते हैं उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अब यहाँ पर अगर मैं एज्यूम करता कि g of x को मैंने क्या मान लिया, u मान लिया, नया वेरिएबल मान लिया, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो g prime of x into dx इसको क्या होता du, तो ये हमारे लिए क्या बन जाता f of u du, ये सिंगल फंक्शन बन गया। सिंगल फंक्शन के हमें डायरेक्टली होंगे याद रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा मैंने बोला एक cos आप बन रहा है क्या, बन जाएगा क्या, अब कैसे, ठीक है तो चलो मैं डाल कर देखता हूँ। तो यहाँ पे dx बाहर डाल दें तो ये आपका a बाहर आ जाएगा 1 माइनस, तो वो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये sin थीटा बचेगा, ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। अब dx को भी हटाना है, dx को भी, अरे बोलो ना यार, तो x का डिफरेंस dx a cos थीटा का माइनस sin थीटा और थीटा का d थीटा, ये समस्या याद है, ठीक है। तो dx जगह आपने क्या डाला माइनस का a sin थीटा d थीटा, a से को उड़ गया sin थीटा उड़ गया, तो इंटीग्रेशन क्या आया बेटा इसका माइनस थीटा, और थीटा है कितना cos इनवर्स x अपॉन d, समझिए क्या। तो यहाँ पे क्या मानोगे, इसमें अरे समझ गए ना इंटीग्रेशन, ठीक। तो इसमें क्या मानना चाहिए आप कुछ बताइए मुझे, आपको वैसे ज्यादा वर्बल सेकंड स्क्वायर थीटा क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, और ऊपर कोर्स को डिफरेंशिएट करोगे dx की जगह डालोगे तो उड़ जाएगा। अरे करूँ इसको आगे इंटीग्रेशन करके बता देता हूँ, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या था अपना dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तुमने बोला कि ये x क्या मान लें a tan थीटा बन जाएगा ना, x का डिफरेंशिएशन dx a का a है कांस्टेंट है, tan थीटा का बेटा sec स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा, दोनों पहले पुट कर दो। जैसे ही आपने पुट की dx जगह ये कितना आया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर फॉर्मूला क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर, क्योंकि जैसे आपने यहां पर x लेके डाला होगा आपको दिख गया होगा, तो ये क्या sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा a से एक बार भी कहां था अरे वो बाद में ठीक है, इतने का इंटीग्रेशन करें ना, तो 1 अपॉन a अंदर क्या बचा d थीटा, 1 अपॉन a d थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता थीटा, कांस्टेंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो डेफिनेट वाला करते हैं, तो लिमिट पुट करते हैं तो कांस्टेंट जो आता है इंडेफिनेट वाला वो क्या हो जाता है उड़ जाता है, तो हर की जरूरत नहीं। और थीटा है क्या, इसका मीनिंग समझ में आता है आपको कि अगर आपने लिखा tan इनवर्स 1 by रूट tan इनवर्स 1, इसका मतलब क्या है ये एंगल है, जिस एंगल पर tan की वैल्यू कितनी है 1, सो ये कितना लिखा हुआ है पाई बाय, इसमें tan थीटा xy है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स xy, tan इनवर्स xy, ये हमारा इंटीग्रेशन आया। वेल पुट करते हैं तो चीजें थोड़ी तो नहीं होगी, क्योंकि जे की पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो नेट की पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, तो फॉर्मूला डालो आंसर आ जाए। अब क्या करें, तुमने जे की तैयारी इसलिए की थी कि तुमने बहुत अच्छा सुना होगा, कितना एग्जाम होता है, बढ़िया कॉलेजेस होते हैं, बढ़िया सब कुछ होता है, तो इससे समाज में इज्जत भी मिलती है। तो इज्जत उस बात की है ना कि वो कम है, हर कोई क्रैक कर जाता तो वो इज्जत नहीं होती उस चीज की, तो ऑब्वियसली बात है मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका बताइए आपका क्या हुआ, ये b0 के a अपॉन 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a, लेकिन आपने लिमिट नहीं डाली बेटा, x की लिमिट बताओ कहां से कहां तक होगी, x यहां से मिल गया है, क्या पूरी सीट कवर होनी चाहिए, लिमिट हम डालते हैं
जो d के साथ लिखा होता है। तो d के साथ कौन लिखा है? x। d के साथ कौन लिखा है? x। और x आपने मेजर कहां से किया था? यहां से। टारगेट क्या था कि पूरे ऐसे वायर सारे जोड़ दूं, सभी नेगेटिव जोड़नी थी ना सारे वायर्स की। तो x की लिमिट 0 से लेकर w/2, क्योंकि जो काम इधर कर रहे हो वही काम सिमिलरली इधर कर रहे हो, तो इसकी कवर होगी। एक लेते तो दोनों कंपोनेंट करके लिमिट 0 से, जो कि यहां से x में दिया होगा वो डिपेंड करेगा ना आपने x कहां से मेजर किया है। तो लिमिट कहां से कहां तक आती है? 0 से लेकर w/2। लिमिट आ लोगे 0 से लेकर w/2। ये a बाहर आ जाएगा, उड़ जाएगा, तो v0 a अपॉन 4 से बाहर आ गया। 4 कहां से आया? 4 कहां से आया? मैं उसी कर सकता हूं ना, पता है एग्जाम में भी गलती नहीं सकता हूं। पाई यहां बताइए क्या हुआ? tan इनवर्स w अपॉन 2a माइनस tan इनवर्स 0 प्लस 1। फिजिक्स ध्यान रखिए बस कि dv आएगा बस, उसके बाद में अब मैथ्स में भी समस्या हो तो पूछ सकते हो। स्टार्ट करो, ये वाला फोटो बनाओ, फिर उसी फोटो में मैंने एक एलिमेंट लिया है, फिर ये वाला फोटो बनाओ, फिर ये वाला फोटो बनाओ, फिर इन दोनों के लिए dv लिखो। और अगर अब मैं d से हो गया है एंगल, तो ये फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद से बनाओ फोटो। ठीक है, नहीं दिखाता रहा तो खुद से कब पेन चलाओ। आपको ये बता दिया कि ये वाली लाइट, ये जो भी कलर है कौन सा कलर है? पिंक मार्कर। तो इस पिंक कलर के जो लाइन है, इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक इसके परपेंडिकुलर आएगी और इस वाले वायर की इस ब्लू वाले के परपेंडिकुलर आएगी। तो हमें ये कंस्ट्रक्ट थे कि ये 90 है और ये भी 90 है, और फिर मैंने ये थीटा माना, फिर बाकी मैंने लिख दिए सारे, क्योंकि मुझे टारगेट मुझे पता था, मुझे मेरा टारगेट पता था कि dv का, इधर देखो, इन dv का जानी पहचानी चीजों के टर्म में एंगल लिखना है। तो इन dv का मुझे कंपोनेंट करना था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल और, तो मुझे पता है कि किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट हम तभी कर पाते हैं जब उन दो परपेंडिकुलर दिशाओं में जिनमें तोड़ना है उनसे किसी एक से एंगल पता हो। तो जिससे एंगल पता होता है वो cos वाला कंपोनेंट हो जाता है, दूसरा वाला sin वाला हो जाता है। तो मेरा टारगेट मुझे पता था कि मुझे एंगल पता करना है, तो मैंने एंगल पता कर डाले। देन उसके बाद मैंने रिजॉल्व किया dv cos थीटा, dv cos थीटा, dv sin थीटा, dv sin थीटा उड़ गया। तो नेट मैग्नेटिक दोनों वायर में जो मिली वो कितनी मिली? 2dv cos थीटा। इधर कितनी? इस साइड भी लिखा हुआ वहां पर, मैंने ये नहीं कंपोनेंट पर आपको देखना चाहिए। यहां तक लिखो, ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये एक्सप्रेशन लिखो dv का, और आपकी मर्जी है लिखना चाहो तो लिख लो। फिर उसके बाद तो आपको पता है ये सॉल्व किया, उसके बाद सीक्वेंस। अच्छा 2 मिनट पहले ये वाला जूम कर देता हूं इससे कि
अब काउंटर का टाइमिंग का वेट नहीं करना है, आ जाना जिसको भी कॉल कर लिया करो, कहीं भी रहो मैं पहुंच जाऊंगा। अब ऐसे कोई फिक्स नहीं है ना, मैं आपको एकदम चिपका बैठा है। हाँ इसी करो ऑब्वियसली। ये बनाना आपको ये वाला, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है अगर कहाँ से लिया है, भले ही अलग पेन यूज कर लो। अब सोचो मैं तुम्हें बताऊं ना, मुझे अभी भी मेरे पास कई नोट्स पड़े हुए हैं पढ़ते टाइम के, तो ये मेरे नोट्स में भी क्वेश्चन है ना। और यही समस्या मुझे आई थी एंगल की, है ना। तो मुझे याद है अभी भी कि मैं घर पे जाकर परेशान हुआ था और मैंने खुद के पेन चलाई थी। होता है कई बार आपका ध्यान नहीं होता है क्लास में, कई बार आप बैठे तो फिजिकली होते हो बट मन कहीं और लगा हुआ है, तो चाहकर भी नहीं सुन रहे होते हो, तो कई बार चीजें समझ में नहीं आती, भले ही सामने वाला दिखने भी अच्छे समझा दे, ठीक है। बट खुद सीखने की अगर इच्छा है तो आप खुद से पेन चलाओगे ना। ये लिमिट वगैरह डालना भी मैंने उस टाइम पर मैंने खुद से फील किया था कि ये लिमिट के पीछे लॉजिक क्या लगाते हैं, है ना। कि कहीं रेफरेंस लाइन होगी या रेफरेंस पॉइंट होगा, वहां से चीजें मेजर की हैं, तो वहां पर वापस आओगे तो वो चीज जीरो हो जाएगी, एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा। तो मुझे अच्छा लिमिट किसके लिए रखते हैं, जिन चीजों को ऐड करना है, इंटीग्रेशन छोटी चीज, इंटीग्रेशन ऑफ छोटी चीज, तो छोटी को सम करना है, तो छोटी चीजें में किसके छोटी चीजें ऐड कर रहे थे आप, ऐसे छोटे छोटे वाइट्स की मैग्नीट्यूड को ऐड करना था, और वो भी कौन से वाले कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वाले। मैं यहां से लेकर राइट में सारे ऐड कर दूंगा, वैसे अपने आप लेफ्ट में तो सारे ऐड हो ही रहे हैं। अगर एक ही वाले लेते तो पूरी शीट का टारगेट होता कवर करना, पूरी ध्यान देते। तुम्हारा होमवर्क है इसी क्वेश्चन में आप सिंगल वायर लेकर सॉल्व करिएगा आंसर, समझ गए ना। एलिमेंट लेना ऐसे तो सीखोगे। मैंने दो वायर तो सिमेट्री से ले लिए क्योंकि मुझे पता लग रहा था कि एक वायर में इधर लूंगा एक इधर लूंगा तो उनकी मैग्नीट्यूड के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाले ऐड हो जाएंगे। अगर एक ही लेता तो उसकी मैग्नीट्यूड एक ही आती, तो उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आता है वर्टिकल में, क्योंकि डायरेक्टली में डीबी को तो इंटीग्रेट कर नहीं सकता था। क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि अगला वाले वायर की अलग कुछ आती, अगले वाले वायर की अलग कुछ आती, तो इसलिए मैंने बोला कि वो कंपोनेंट करके ऐड कर दो। तो वहां से लिमिट आपके ऊपर होता कि एक्स आपने कहां से मेजर किया है। ये फोटो जरूर बनाइएगा। हो गया तेरे का सभी हो गया।
इधर वाली एक तो बाउंड्री इधर एक यहाँ से एक्सटेंड किया था, तो ये आधी सिस्टम होनी चाहिए, इधर भी आधी होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग एक अब आप दो टाइम्स पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2dv cos थीटा आया, तो 2 किसकी वजह से आया? 2 की वजह से। तो आप एक की लिमिट डालोगे, दूसरा अपने आप डालोगे। मैथ से एक लेते, सिर्फ एक लेते। तो अगर मान लो ऐसे ये मान लो आपने ऐसे बात नहीं इधर देखिए, अगर आपने मान लो यहाँ से किसी एक एंड से जाकर यहाँ x पे जाकर dx का y लिया होगा, तो इसकी पॉइंट पे नेगेटिव लिखते तो उधर आती dv आती कि नहीं आती? ठीक है, ये आपका लेट थीटा है, तो ये 90 थीटा, तो ये थीटा होता, तो ये आता dv cos थीटा और ये आता dv sin थीटा। dv तो अभी भी वैसे ही लिखते। अब मैं x की लिमिट डालता, इसमें x को 0 से लेकर w तक, तो dv sin थीटा का इंटीग्रेशन आपको 0 से w पे 0 मिलता, और dv cos थीटा जो निकालते उसमें लिमिट डालते 0 से लेकर w तक, तो वो सेम ही आंसर आता। लेकिन हमने दो बार लिए थे, तो एक ही लिमिट रखना है। आपने बोला कि मुझे इधर भी पूरा कवर करना है और इधर भी पूरा कवर करना है, x क्लास में किया यहाँ से, तो मैंने कहा कि आपको ये भी याद रखना है कि आपका एक वायर इधर चल रहा है, एक वायर आप क्या कर रहे हैं, जब आपने लिमिट डाली x की दो वायर लेकर 0 से w, तो आप ऐसे जा रहे हैं। यहाँ पर अपने आप एक दो का फैक्टर नहीं आया, तो वो लिमिट आपने डाली 0 से लेकर w तक डालते, और इसमें लिमिट कहां से कहां डालते 0 से लेकर w तक। लेकिन उसमें दो वायर एक साथ ले रहे थे आप, तो दो की वैल्यू बिल्ड की थी, तो हम लिमिट एक ही डालेंगे। वे एक साइड दूसरा कवर हो ही रहा है ना, पहले ही आपने मैथ्स तो पहले लगा दी ना उसमें। विजुअलाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट आई आ रही है, फिर इसको इस तरीके से एक रिंग में घुमाया है ना, और ये निग्लेजिबल गया, फिर उसके बाद ऐसे करंट इनफाइनाइट तक पहुंच गई। ये सेंटर है और ये रेडियस आर है। इस सिस्टम की वजह से सेंटर में बैक बिल्डिंग है, उससे कॉपी करना है, मैं कोड बना दूंगा, जो मैं कोड बना रहा हूं वो भी एडवांस आया हुआ क्वेश्चन है। ये निग्लेजिबल गैप है ना, ये आता है कि क्या नहीं, क्या करंट ऐसे ही होगी, ऐसे जाकर ऐसे ही होगी, फिर ऐसे आकर एक ही रास्ता ऐसे होता तो ऐसे ही होगी, है कि नहीं? चलो मुझे तो आई कैप और जे कैप में चाहिए। मैंने कहा ये जो पूरा सिस्टम है, एक प्लेनर है और दो एक्सवाई प्लेनर है, मुझे तो आप नेट मैग्नेटिक आई कैप जे कैप और के कैप जो भी वर्ड हो उनके नाम में लिखिए। फोटो बनाने से पहले पेन चलाना स्टार्ट कर दो। ये ऐसे डॉट डॉट का मतलब क्या है भाई? इनफाइनाइट दूरी पर नहीं है, और इस डॉट डॉट का भी मतलब क्या है? ये भी कहां से जा रहा है? इनफाइनाइट। कितने करंट कैरिंग तार का ये सिस्टम है जिसकी वजह से आपको देखनी आती है। आप कैसे ब्रेक करोगे? चाहो तो तीन का मान सकते हो, एक ये भी सेमी इनफाइनाइट, एक दूसरा सेमी इनफाइनाइट और एक रिंग, या फिर सिर्फ दो का ही मान सकते हो। एक का दोनों इनफाइनाइट वायर हो गया क्योंकि मैंने गैप निग्लेजिबल दिया है, इसी जगह ये होता तो क्या तब भी नेगेटिव हो जाती इसी पर, और दूसरा किसका? रिंग का। आंसर बता दो, एक आंसर है जल्दी, सभी का आंसर आना चाहिए।
सिचुएशन समझ में आ रही है आपको? पहले क्वेश्चन समझिएगा, इधर देखिए सभी लोग, जो आपको बातें नहीं, आपको ये सब वायर्स दे रहे हैं। पहले तो हम करंट को शो करते हैं, कैसे दौड़ रही होगी करंट। क्या यहाँ पर मैंने करंट शो की है, ये सब देखो इधर वायर का फ्रेम ये वाला है, ये वाला ओनली ये। दिख रहा है क्या आपको? क्या ऐसे करंट जाएगी? और ये सारे जो आर्क है, ये एक R1 रेडियस का आर्क है और एक R2 रेडियस का आर्क है। वो सेंटर में कितना एंगल सेपरेट कर रहे हैं सारे 45। अरे बोलो ना यार। तो इस करंट ट्यूनिंग सिस्टम की वजह से तो एक तरीके से ये सर्कल था R1 रेडियस का, एक ये सर्कल था R2 रेडियस का। कुछ जगह पे मैंने वो मटेरियल हटा दिया है, फिर उनको जोड़ दिया है कि करंट के लिए तो रास्ता चाहिए ना, लूप कंप्लीट होगा तभी तो करंट बहेगी। अरे बोल रहे यार। क्या आपको ये मैं बता चुका हूं कि एक वायर है जिसमें करंट आई जाती है, तो यहां पर अगर एक पॉइंट है P और इसके पीछे अगर एक पॉइंट है Q, क्या दोनों जगह पर मैग्नेटिक 0 होगी? कोई बताएगा रीजन क्यों 0 है? क्यों 0 है? अरे छोटे वायर की वजह से जो लिखी थी उसमें DL क्रॉस R आता था। DL क्रॉस DL को करंट के लिए वायर के लोग ही लेते थे और R वेक्टर होता था वायर के रिस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो P पॉइंट के लिए क्या DL क्रॉस R में sin थीटा आएगा, तो थीटा कितना हो गया 0। जैसे आप यहां लेते DL, समझिएगा ये आपने DL लिया, तो इस P के लिए R वेक्टर बेटा ये होता। तो आपको पता है दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा छोटा सा DL लंबाई के वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो DL क्रॉस P पर डिपेंड कर रही थी, DL क्रॉस R पर। तो यहाँ पर DL वेक्टर और R वेक्टर क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अच्छा, इस Q के लिए DL तो ये रहता, क्या इसके लिए R वेक्टर ये होता, तो DL और R क्या हो गए? एंटी पैरेलल हो गए। तो sin थीटा में थीटा कितना हो गया? 180। उस पर भी sin कितना होता है? 0 ही होता है। तो ये तो बोले सर आपने DL के लिए लिखा, सभी DL का A होता तो ओवर क्या आती है? 0। ये पता होना चाहिए, बताने की बात नहीं है। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट है, सीधी सी बात है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होगा? जब थीटा 0 और 180 हो जाए, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं। बात खत्म। तो ये सर ये आप अभी क्यों बता रहे हो? क्या आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड जो लिखनी है इस क्वेश्चन में, क्या इन वायर्स की वजह से लिखनी पड़ेगी? क्या अरे करंट ऐसे जा रही है ना यार, पूरी दिशा बना लो आप, ऐसे जा रही है सभी में, सभी ऐसे घूम रही होगी करंट। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है आया हुआ। तो कितने वायर्स के सिस्टम है? पहले लिखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो। मेरे पास R1 रेडियस के कितने आर्क है? 1 2 3 4। R2 रेडियस के कितने आर्क है? 4। और R1 रेडियस के कितने आर्क है? 4। और ये वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये सीधे वाले वायर हैं। लेकिन ये सारे सीधे वायर क्या उस पॉइंट से पास कर जा रहे हैं, तो इनकी मैग्नेटिक कितनी बनने वाली है? 0। तो हमें बाहर में जाएगा, लिखना ही नहीं। तो किसके लिए लिखनी? बोलो ना यार। या R1 वाले आर्क की वजह से, अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती सेंटर पर V0, बोलो फॉर्मूला, करंट अपॉन 2 इनटू रेडियस और थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा कितना बना रहा है? π/4 अपॉन 2 पाई। इधर आती इस बड़े वाले की वजह से अंदर कौन सी दिशा ली है? -1 है। ये तो बेटा एक ही आई, क्या दूसरे वाले की भी वही आती? क्या तीसरे वाले की भी वही आती? चौथे और दिशा क्या मल्टीप्लाई में 4 कर दो? क्या ये लिख दिया आपने? और दिशा किधर आई? -1। और इस प्लस का मतलब क्या होता था वेक्टर में? और क्योंकि अभी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको जब पता होगा ये तो है ही है, साथ में और भी है। वो और कौन है? कि स्टेट वायर की वजह से 0 है। और कौन है? R1 रेडियस के आर्क है। R1 रेडियस का आर्क देखो, ये छोटा सा आर्क है, वो सेंटर में कितना एंगल बना रहा है? π/4। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? R1। किधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड? अंदर ही आ रही है। इधर आ रही है, अंदर ही आ रही है। कितनी आएगी बेटा? V0 अपॉन 2 R1 I π/4 अपॉन 2 पाई। और दिशा किधर है? माइनस की। ये तो एक ही होती, क्या बाकी 3 की भी वही होने वाली है? तो मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा मैं? अब मैं इंक्लूड ऐड हो जाएंगे, दिशा किधर आएगी? माइनस की। दोनों वेक्टर किस में है?
सेम दिशा में। अरे समझे क्या? अब जी एडवांस ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए बोल रहा हूं आप कर सकते हो, डरो मत। छोटी छोटी जो तुम्हारी समस्याएं आ रही हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो और आगे बढ़ते जाओ। अगर सच में चाहते हो कि आईआईटी में पहुंचे, करो वो भी। ये 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया सभी को समझ में आ रहा है क्या? एक की वजह से लिखी, 4 की भी सेम दिशा में और सेम मैग्नीट्यूड के साथ आती, तो मैंने 4 टाइम ऐड करता, मल्टीप्लाई 4 कर दिया। सीधी हो गई, हो सकता है मैंने यहाँ ऐसे जॉइंट किया हो, यहाँ छोड़ा हो, ऊपर नहीं समझे, वो भी आगे बट कौन सा भी फोटो यही नहीं चला क्या मतलब ये माइनस के कैप आप तब बोल पा रहे हो जब आप बोल रहे हो कि एक्स वाई एक्सिस ऐसे ली है आप, मतलब एक फोटो है वो किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। लेकिन मैं कुछ चैप्टर्स में लाऊंगा, यूज करूंगा क्योंकि टाइम बच जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब कराऊंगा ना एक्स्ट्रा क्लासेस में, तो उस टाइम यूज करूंगा। नहीं आता टैब से उसमें साइड प्रोजेक्टर ला देता हूं ना, ऐसे सीधे कनेक्ट हो जाता है। हो गया? अभी तक जितना बताया हमें सोचना कैसे है, फॉर्मूला याद हो और सोचना कैसे है, तो हमें पता लगा कि बहुत सारी करंट कैरी वायर है, सबकी वैसे लिखनी है। फिर क्वेश्चन उठता है किसकी लिखनी आती है, तो मेरे सामने आर्क की भी सिखाई है, स्ट्रेट वायर की भी सिखाई है, तो इन आर्क की अलग लिख दी मैंने ऊपर वाले आर्क से, और इनकी अलग लिख दी, और इन वायर से मैं जीरो लिखी बाय क्योंकि वो वायर को मैं एक्सटेंड करूं तो वो पॉइंट से, तो आप याद रखिए किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से जिन पॉइंट्स का आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, अगर उस वायर को मैं एक्सटेंड करूं और वो वायर उन्हीं पॉइंट से पास कर जाए, इसमें उस वायर की वजह से उन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी? जीरो। रीजन आपको पता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा आता है, तो दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएंगे तो उनके बीच में एंगल 0 और 180 हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो बाकी कचरा पूछ लो, 0 इनटू कचरा 0। आज बोलिए यार मैगी वो मैं बोल सकता हूँ तो क्या बोलोगे? मार खाओ, मैं उसको फ्रीडम दे दूंगा, मैं कपड़ पकड़ मार देगा तो कहो लंबा चौड़ा आदमी है, वैसे आवाज निकलती नहीं है, इसमें ऐसे माया तुरंत गंगापुर का वो दिखा दिया अपना है, गंगापुर भरतपुर वाले हैं फेमस होते हैं ना भरतपुर गंगापुर के। एक होता है उनके थोड़ा यूपी वाला टच है उनमें, मतलब वो ब्रज वाला ही है ना, हमारी भाषा भी लगभग सेम ही है। क्या कर रहा हो? खाना खा लो, क्यों आ रहा है? सही बोल रहा है, ऐसे बोलते ना अपन लोग, तो ये समझ में आया नहीं, मार पड़ेगी तो ऐसे क्यों सुनता है? और बिहार में हाँ जी समझिएगा सब ठीक चल रहा है ना जी, मेरे को सबसे प्यारी भाषा लगती है वो बिहारी वाली। उसका रीजन ये वो सामने वाले को भी इज्जत देते हैं और खुद को भी इज्जत दे रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, इतना समझ, हम खाना खा, हम देख तो प्लूरल हो गया, हम मैं वाला भी लाते हैं और खा रहे हैं, मम्मी पापा ने इसलिए तो भेजा तुमको यहाँ हो गया क्या? अरे तुम लोग बताया करो, हो जाएगा, तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बोल रहे कुछ सर हो गया, आगे बढ़ो। ऑर्डर मत देना, थप्पड़ मार दूंगा।
ध्यान से बोलना। कितना है आंसर बताओ इसका? इस वायर की वजह से बेटा v नॉट I अपॉन 2 पाई टू कपड़ी दूरी कितनी r के इक्वल होगी? दिशा क्या प्लस के ऋण की वजह से अंदर कितना v नॉट I अपॉन 2 का दिशा माइनस के। बस हो गया। पेज कुछ होना है, बड़ा सॉल्व करना है तो अपने हमारी आज जगह देगी। ये तुम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हो कि मैं लास्ट तक सॉल्व करूं? करोगे भी तब भी नहीं करूंगा। इतना तो करना पड़ेगा भाई। पाई से पाई उड़ाऊं मैं, फिर 1/4 1/8 होए, 4 से 4 उड़ाऊं, कर लोगे ना ये वाली कहानी? करके बताओ। अगली बार क्रिकेट में दिक्कत हो जाएगी फिर तेरे को। कौन छाप रहा था इसको? हो गया बहुत टाइम लगा था। 100 रुपये वाला पेन भी से तेज नहीं चलता है। 100 रुपये का पेन भी तेज नहीं चलता है। टाइम सबका इम्पोर्टेंट है। तो बाद में कॉपी कर लेना, किसी को देखिए। इधर देखिए, एडिट डालिए सोलेनॉइड। एक होता है, दो टाइप के सोलेनॉइड पढ़ेंगे हम लोग, बातें नहीं सुनो। एक रियल और एक आइडियल। रियल मतलब रियलिस्टिक सिचुएशन और आइडियल मतलब इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इनफाइनाइट सोलेनॉइड। और मॉडर्न डेज में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉज है या जो जिससे बन रही है वो ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड इक्विवेलेंट टू नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट जानते हैं आप लोग, जो नेचर में पाई जाती है मैग्नेट है ना, जिसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ, जिसे हम बार मैग्नेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट, है ना? पता है ना आपको थोड़ी बहुत कहानी उसकी, तो वो बाद में करेंगे। लेकिन सोलेनॉइड क्या होता है पहले वो समझिएगा सभी लोग बोर्ड पर। एक हमने ऐसी कोई भी पाइप लिया, सिलेंड्रिकल पाइप लिया, ठीक है, ऑब्वियसली ये नॉन कंडक्टिंग है बात, क्या ये? और हमने इस पर इस तरीके से वायर की बाइंडिंग कर दी इस तरीके से। ये ऐसे वायर ऐसे खींचा, ऐसे लपेटा, घूम कर आएगा, अरे बोलो यार, फिर ऐसे निकलेगा। समझ पा रहे क्या? ऐसे ऐसे बाइंडिंग। इस सेटअप को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। इस सेटअप को क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या किया अपन ने? जैसे मान लो ये एक पाइप है, हमने एक तार लेकर आए और ऐसे बाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिया, लपेट दिया तार। एक तरफ से करंट एंटर की, दूसरी तरफ जहां छोर निकला हुआ वैसे करंट बाहर निकल जाएगी। तो ये सेटअप क्या कहलाएगा? सोलेनॉइड। ठीक है, तो क्या ये करंट कैरिंग सिस्टम है? इसका इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक टाइप की चीज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, कैसे करेंगे वो अभी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ टर्म्स डिफाइन की बेटा। ये मान लो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड L है और जो बाइंडिंग की है ऐसे कितनी बार तार को घुमाया? एक बार घुमाया तो एक लूप बना, दो बार घुमाया तो दो लूप्स बने, तो ना टर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्न। तो ये टोटल जो टर्न्स है वो कैपिटल है। ये नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स समझे क्या मतलब है? जो एक बार घुमाया एक टर्न, दो बार घुमाया दो टर्न, और इतनी कितनी बार घुमा के आपने L दूरी में n टाइम्स घुमा के, कैपिटल N टाइम्स। एक टर्म डिफाइन करेंगे हम स्मॉल n, जिसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। समझते रहिएगा। मींस इसका मतलब क्या है कि L लंबाई में
नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन थी, तो एक यूनिट लंबाई तो कैपिटल एन बाई एन होगा, इसी का नाम स्मॉल एन है। इसका नाम क्या है बेटा? स्मॉल एन है। कोई दिक्कत यहां तक? सर रियल क्या होगा? रियल का मतलब है कि रियल है, मतलब रेडियस ऑफ द, अब मैं यहां पर एक चीज, एक काम करूंगा, इसे बोलेंगे रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, इसे बोलेंगे रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, और ये इसकी क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अगर L और R कंपेरेबल है, L और R कंपेरेबल है, इसका मतलब क्या है कंपेरेबल का? मतलब ये जैसे 10 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसे हम बोलेंगे फाइनाइट लंबाई का सोलेनॉइड। और अगर L और R कंपेरेबल नहीं है, जैसे लंबाई होगी 1 मीटर, रेडियस होगी mm में, रेडियस किसमें होगी? mm में, मिलीमीटर, लंबाई किसमें होगी? मीटर में, तो क्या कंपेरेबल है क्या? अरे ये बहुत छोटा हो गया, तो उसे हम उसमें डाल देंगे किसमें? इनफाइनाइट लंबाई का सोलेनॉइड। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डायमेंशंस नहीं दी है, सुनते रहिएगा, और बोला भी नहीं है कि आइडियल सोलेनॉइड है, और ये भी नहीं बोला कि इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, तो आपको बिना सोचे समझे क्या मान लेना है? इनफाइनाइट सोलेनॉइड और आइडियल सोलेनॉइड, वो वाला होगा। अरे बात समझ में आई? अगर आपको डायमेंशंस दे दी, तब भी आपको जज करना पड़ेगा कि रेडियस और लेंथ कंपेरेबल है तो फाइनाइट सोलेनॉइड है, मतलब रियल वाला है, और अगर कंपेरेबल नहीं है तो फिर से उसको किसमें डाल लेना है? आइडियल वाला। पहले तो आपको ये जज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले अलग-अलग बन कर आए। अरे समझे क्या? कहानी जो मैंने बोली वो समझ में आई? ये जो मैं बोलता हूं ना, ये जो 2-4 बातें मैंने अभी बोली, इसी टाइप की बातें जब भी बोलता हूं ना, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, क्योंकि सारी चीजें मैं नहीं लिखा सकता। अरे बोलो ना यार, लिखाने वाली मैं लिखाऊंगा, बट ये वो वाली बात है जो आपको 10 दिन बाद भूलने की जरूरत पड़ी तो नोट्स में लिखी रहनी चाहिए, तो एक नजर पड़े तो आपका जो आधे घंटे का टॉपिक रिवाइज होगा ना, वो 2 मिनट में रिवाइज हो जाए। अरे ये फायदा है इसका। और जब आप खुद की लैंग्वेज में चीजें लिखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। दूसरा फायदा ये। अब आते हैं सर इसके फॉर्मूले बताइए, ध्यान से सुनिए। ये और इनफाइनाइट को ऐसे भी बना देंगे, ये इनफाइनाइट, ये भी लंबाई किधर जा रही है? इनफाइनाइट तक, ये लंबाई किधर भी जा रही है? इनफाइनाइट तक, और इसमें वायरिंग हो रखी है ऐसे। ये सामने वाली वायर दिखेगी आपको, पीछे वाली तो दिखेगी नहीं, पीछे वाले कैसे करंट डालिए? ठीक है यार, अरे बोलो यार, कॉपी करो यहाँ तक, फिर मैं डेरिवेशन कराता हूँ, क्योंकि ये भी बोर्ड में आ सकता है। डेरिवेशन करेंगे, किसी के क्लिक हो रहा है कि क्या एलिमेंट लेना चाहिए? इसको बताओ, क्लिक हो रहा है क्या एलिमेंट लेना चाहिए? कल सोचा ना तुमने एक चीज, सिलेंडर वाले को बोला था ऐसे लेना चाहिए, उसमें मैंने बोला करंट वैसे आ रही है, कोई सेंस नहीं, क्या इसमें तो ऐसे ही जा रही है, तो अब इसकी क्या लेना चाहिए? रील्स करेंगे, मजा आएगा। आपको आता है, और जिसको आता है एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे जो रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं उसी का एक यूज है, एप्लीकेशन है, तो हमारे एक तरीके से क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं कि नया कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा ठीक बन गया, विजुलाइज हो पा रहा है बाइंडिंग की। यहाँ पर वैसा वाला एक यूज होगा, याद वो मैंने A और B रेडियस वाला एक J एडवांस का क्वेश्चंस कराया था, जिसमें
b माइनस a चौड़ाई में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल n थी, तो हमने x में जाकर dx मोटाई की रिंग ली थी, उसमें बहुत सारी बाइंडिंग हो रही होगी, तो उसमें नंबर ऑफ बाइंडिंग कितनी dn मानी थी, तो यूनिटी मेथड से निकाली थी। सेम यूज यहाँ पर भी होगा। एक काम करो, यहाँ पर L है और ये रेडियस R है, यहाँ पर लिख लो L and R कंपेरेबल, और यहाँ पर L much greater than radius of the solenoid। फॉर एग्जांपल चाहो तो लिख लो, जैसे लेंथ है अगर मान लो 10 मीटर है तो रेडियस कुछ 1 mm टाइप की है, तो हम इसको भले ही फाइनाइट टाइप वाला रहा है बट इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इनफाइनाइट। मैथ से अच्छा इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या, एक मिनट चलो ठीक है, मैंने एक बात की, एक को मत करो अभी अभी। एक वायर था 10 मीटर का, कितने मीटर का, और यहाँ से एक पॉइंट था P पॉइंट का, ठीक है, होता है यहाँ से 2 mm पर, इसमें करंट जा रही थी I, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा P पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट, कैसा वायर मानेंगे इसको, इनफाइनाइट, क्योंकि